हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 5 नवंबर 2020 को हमारे बिहार पुलिस के तरफ से वैकेंसी निकला था। टोटल 8415 वैकेंसीज निकले थे फॉर द बिहार पुलिस कांस्टेबल्स। सो आज उसी के चर्चे पे, आज उसी के लिए हम आपका 2021 में जितने भी वैकेंसीज आ रहे हैं, हमारी ये जो वैकेंसी है 2021 में, हम आपको आज ये शपथ करते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब दिला के रहेंगे। इसलिए मैं अंकित साहू आज आपके लिए ये कोर्स ला रहा हूं जिसमें हम लास्ट 28 ईयर्स फ्रॉम 1992 से लेके 2019 तक जितने भी पास्ट पेपर्स हुए थे हमारे बिहार पुलिस सर्विस कमीशंस में, मैं उन सबको आपके सामने डिटेल्ड में डिस्कशंस करूंगा ताकि आपका एग्जाम्स जो है अच्छे से निकल जाए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप ये जान लो कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे इसे। आके आपको क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग देखो, टोटल हमारा प्रीज भी है, हम लोग मेंस भी करने वाला है। तो पहले प्रीज का जहां तक बात है हम लोग पहले वो करेंगे, उसके बाद मेंस करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो आप सभी अभी उठो और कलम लो, पेंसिल लो, पेन लो, कुछ भी लो, कोई भी रंग का चलेगा, कॉपी उठाओ और एक एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करके आप उन सबको आंसर्स लिखते जाओ जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। और जहां तक ये क्वेश्चंस का बात है, ये क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे फेसबुक ग्रुप आयुष क्लासेस में भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो उसमें भी जुड़ जाओ, क्योंकि मैं सारे जितने भी नोट्स होते हैं हमारे वो सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आते हैं। तो उसका भी हमारा नाम आयुष क्लासेस ही है। तो आप इन तीनों में कहीं भी जगह जाके हमारे ये नोट्स को डाउनलोड कर लेना। तो चलो हम लोग हमारा जो शपथ लेते हैं, अग्नि का शपथ लेके हम लोग आज अपने स्टार्ट करते हैं हमारा। तो टुडे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले एग्जाम्स ऑफ द 1992 बिहार पुलिस सर्विस कमीशन ऑफ द प्रीलिमिनरीज एग्जाम्स। तो पहला क्वेश्चन, to which country does the Boutros Ghali, the new Secretary General of the United Nations, belong? देखो मैं आपको ये पहले स्टार्ट करने से बता देता हूं, मैं जो एग्जाम जो है उसका करेक्ट आंसर्स रहेगा ना, मैं सिर्फ वो आपको बताऊंगा। मुझे लगा कि इसमें नहीं, आपको अदर ऑप्शंस एमसीक्यू से उसके बारे में भी बताना होगा, तो मैं आपको खुद बताऊंगा, आप टेंशन मत, क्योंकि एग्जाम में हमारा मेन फोकस रहता है आंसर एंड क्वेश्चन को समझना और उसके आंसर देना, और उस आंसर से उस क्वेश्चन में और क्या क्या बन सकता है मैं वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी यूट्यूब ने आपको किसी ने बताया होगा। तो आप टेंशन मत लो, आप सही जगह हो, आप सही इंसान के साथ हो। हम और आप मिलके अपने एग्जाम्स को क्रैक करेंगे और गवर्नमेंट जॉब लेके रहेंगे। तो चलो 2021 का शपथ लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, टू विच कंट्री डज द बोट्रस घाली, द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, बिलोंग? तो कौन से कंट्री में जो बोट्रस घाली था becomes the new secretary general of the United Nations, तो वो बने थे कौन से कंट्री में? अगर किसी को याद होगा तो वो प्लीज कमेंट्स में भी साथ साथ लिखते जाना। तो वो है हमारा इजिप्ट में। तो आप एग्जांपल देखो, जब भी मतलब बोट्रस का नाम सुनना ना, बोट्रस से तुरंत इजिप्ट को माइंड में क्लिक करना। देखो थोड़ा सा मेमोरी ट्रिक्स थोड़ा सा आपको याद करने में बेटर रहेगा। तो जब भी बोट्रस सुनो, बोट्रस घाली से सुनो। देखो क्यूबा में जी नहीं है, जिम्बाब्वे में जी नहीं है, नाइजीरिया में जी है, पर थर्ड में हमें क्या चाहिए, हमारे सबसे ज्यादा सेकंड में जी है। जैसे बोट्रस नंबर 1, घाली है सेकंड 2, तो यहाँ पर 2 में जी है, तो इजिप्ट में भी 2 में जी है। तो बस इसी से याद कर लेना कि हमारा इसका आंसर होगा इजिप्ट। सो जो कंट्री है वो है हमारा इजिप्ट। और ये भी इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स याद कर लो। वहां का जो हमारा बोट्रस घाली है, ही इज द, आप इसको लिखते जाना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, वो जो थे 6th सेक्रेटरी जनरल थे ऑफ द यूनाइटेड नेशन। वो भी कब से लेके 1992 से लेके 1996 तक। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो हमारे 6th सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के। और कौन सी ईयर में? फ्रॉम 1992 से लेके 1996 तक। एंड साथ ही साथ ही वाज सक्सीड, उसका जो सक्सेसर था, मतलब इसके जो आगे आने वाले थे वो कौन सक्सेस किया था? वो क्या था सक्सेसर? कोफी, KOFI ANNAN,
कोफी अनन, जो कि who has drafted the United Nation Assembly रिफॉर्म्स। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूनाइटेड नेशन असेंबली रिफॉर्म कौन क्या था, तो आपका आंसर आना चाहिए कोफी अनन। तो देख रहे हो कितना, एक क्वेश्चन में कम से कम हमारा 3 अलग अलग क्वेश्चंस, हमें 3 व्यू पॉइंट से मिल गए। तो इसी तरीके से हम लोग सारा अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं बोला पेन कॉपी, जिसने अभी भी नहीं उठाया भाई पेन कॉपी लो बहन, पेन कॉपी लो और जल्दी से सारे एक एक पॉइंट्स को नोट्स करते चलो, ताकि तुम इस बार एग्जाम्स को क्रैक करके रहो। तो चलो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which republic of the former USSR was first to declare itself the independent? तो कौन सा ऐसा फॉर्मर यूएसएसआर था जो कि अपना डिक्लेयर किया कि हाँ हम आज़ाद हो गए हैं? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बहुत लोगों को लग रहा होगा रशिया है, पर मैं बता देता हूँ वो रशिया नहीं, उसका करेक्ट आंसर है हमारा एस्टोनिया। यस, एस्टोनिया ही है जो पहला स्टेट है जो डिक्लेयर इटसेल्फ एज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द अर्स्टवाइल यूएसएसआर। कौन सा ईयर में? ये ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है 1988 में। अभी तो इसमें डेट नाम बोला, पर आपको एग्जाम में डेट भी तो दे के बोल सकता है। और साथ ही साथ जो प्रेजेंट अभी का टाइम पे जो एस्टोनिया है वो कहां पर है? एस्टोनिया इज इन द कंट्री ऑफ, मैं लिख देता हूं एस्टोनिया, आप साथ साथ लिख चलो, एस्टोनिया इज अ कंट्री इन किस तरफ में? नॉर्थर्न यूरोप। नॉर्थर्न यूरोप में है, सराउंडेड बाय द बैल्टिक सी, BALTIC, बैल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो वो बैल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड में सराउंडेड है, वो भी कहा? नॉर्थ यूरोप में। तो इसी के साथ हम अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In the beginning of 1992, for what reason was the Davos in the Switzerland is in the news? तो डेवोस एक कंट्री है जो कि स्विट्जरलैंड में है, सॉरी डेवोस एक सिटी है जो कि स्विट्जरलैंड में है, जो वो कुछ कारणों से उस समय 1992 का टाइम पे बहुत ही न्यूज में था। तो हम लोग उसका कारण है फॉर होस्टिंग द WEF मीटिंग, फॉर होस्टिंग द WEF मीटिंग। तो WEF का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, इट्स का फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है हमारा, फॉर होस्टिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग। इसके वजह से हमारा जो डेवोस है वो स्विट्जरलैंड में इतना न्यूज में था। और साथ ही साथ वो किसने करवाया था, मैं ये हमारे इंपॉर्टेंट बनता है, ये हमारे नेल्सन मंडेला ने करवाया था, नेल्सन मंडेला जी ने कराया था। और थीम क्या था कि थीम ऑफ दिस मीटिंग का क्या था हमारा डेवोस वाला, तो इतना जो न्यूज हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में, थीम उसका था हमारा द ग्लोबल कॉपरेशन एंड मेगा कंपटीशन। The global cooperation and mega competition is the theme in the year 1992 for the World Economic Forum meeting। जो बोला गया था हमारे किसके द्वारा बोला गया था? बोला गया था हमारे नेल्सन मंडेला के थ्रू बोला गया था। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी आपसे पूछ सकता है, तो मैं थोड़ा सा पेन को थोड़ा मोटा करता हूँ इधर। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हमारे इंटरनेशनल NGO है, वो हमारा NGO मतलब आप समझते हो ना, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो वर्क्स एज फोरम फॉर किसके लिए काम करता है यहाँ पर? फॉर बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स, academics around the world to meet and discuss इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इशू। सिर्फ अर्थव्यवस्था को लेकर जो बारे में बात होता है ना, वही हमारा होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ओके, तो आप समझ रहे हो कि ये हमारे देश के लिए, या फिर पूरे हमारे देश के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे वर्ल्ड में के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थर्ड का हमारा आंसर है ए, फॉर होस्टिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, What was the purpose of establishing the SAARC? तो मैं SAARC का आपको पहले फुल फॉर्म बताता हूं। तो SAARC का फुल फॉर्म है हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल
कॉर्पोरेशन। तो हमारा पूछ है व्हाट वाज द पर्पस फॉर द एस्टैब्लिशिंग द सार्क। पहला है नॉन इंटरफेरेंस इन द वन अनदर इशूज, मिलिट्री अरेंजमेंट, साइंटिफिक एंड कल्चरल एक्सचेंज एंड रीजनल कॉर्पोरेशन। तो आप देख रहे हो पर्पस जो है हमारा सार्क का वो उसके फुल फॉर्म में ही बताया गया है, दैट्स इट इज अ साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, जो एसोसिएशन किया गया है ये टोटल 8 मेंबर्स है इसमें, जिसमें हमारा पहला है हमारा इंडिया। मैं आपको याद करने के वे में बताता हूं, तुरंत याद करो, इंडिया, फिर हमारा पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, फिर आप याद करना अफगानिस्तान, लिखते चलो, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान एंड मालदीव्स एंड लास्ट में हमारा आता है श्रीलंका। फिर से इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान मालदीव्स एंड श्रीलंका। इसी वे में आप करोगे तो आप सारा 8 आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो देयर आर टोटल 8 मेंबर्स इन द शार्क और आंसर हमारा शार्क का डी रीजनल कॉर्पोरेशन। फिफ्थ, वेयर वाज द फर्स्ट डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन इजराइल एंड द पीएलओ हेल्ड। तो पीएलओ का फुल फॉर्म क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। पीएलओ का फुल फॉर्म है हमारा पैलेस्टाइन, PALESTINE, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस पैलेस्टाइन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स का है, तो हेडक्वार्टर्स है इसका रामल्ला में, RAMMALH, राम जो अल्लाह, राम अल्लाह। फिर 6th क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्टमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 1991 वाज गिवन टू। तो कौन थे वो जिन्हें ये प्राइज दिया गया था? तो वो थे हमारे सैम न्यूजमा। सी इज द आंसर जो थे जिनको इंदिरा गांधी प्राइज मिला था फॉर पीस डिसआर्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन द ईयर 1991। और इसको हम लोग जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना इंदिरा गांधी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहता है IGPDD। तो आपको फुल फॉर्म में बोल सकता है क्या फिर, या IGPDD का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इससे भी समझ देना। और साथ ही जो हमें जो प्राइस दिया जा रहा है ना IGDDP इस एनुअली दिया जा रहा है फ्रॉम सिंस 1986 से। वो भी किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये जो IGDDP है वो दिया जा IGPDD है ये हर साल 1986 से दिया जा रहा है। वो भी किसके द्वारा दिया जा रहा है? बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। वो भी किस लिए? फॉर इट्स, लिख लो, फॉर इट्स क्रिएटिव एफर्ट्स टुवर्ड्स द प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस, देश की सुख शांति के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए। और ये जो अवार्ड है 2019 में किसको दिया गया था? ये दिया गया था बाय टू द सर रिचर्ड RICHARD रिचर्ड अटेनबरो, by the Sir Richard Attenborough from the UK, from the United Kingdom. So 1991 में 1991 में हम लोग किसको दिए? सैम न्यूजमा को। 2019 में मिला सर रिचर्ड अटेनबरो जो कि है कहाँ के? जो कि हमारे यूनाइटेड किंगडम के। तो अब देखो मैंने आपको क्या किया, मैंने अभी आपको हिस्ट्री भी बताया और मैंने आपको करंट में बताया कि करंट में किसको मिला है। इसी को कहते हैं पूरा निचोड़। एक पूरा पेपर डिस्कशन में पूरा लास्ट जो समय से था और अभी का जो करंट है हर चीज अपना इंटर रिलेट करेंगे ताकि आपके लिए पूरे अच्छे से आसानी हो सके। तो 7th क्वेश्चन हमारा, द रिलीजियस कांग्रेगेशन फाउंडेड बाय द मदर टेरेसा इज नोन एज। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव एंड द चैरिटी फॉर द ऑल। तो आप ही बताओ किस लिए होगा? हमारी जो मैम है, हमारी मदर टेरेसा है, उन्होंने किस चीज़ को लेके रिलीजियस कांग्रेगेशन किया था? तो किस बात का? मिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लव और फॉर द चैरिटी फॉर द ऑल। तो शी हैज़ डन द चैरिटी फॉर द मिशनरीज फॉर द चैरिटी
मिशनरीज एक नहीं दो नहीं अनेक, उन्होंने ढेर सारे मिशनरीज ऑफ चैरिटी को किया। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। ये जो एस्टैब्लिश है, जो मिशनरी एस्टैब्लिश्ड है ना, चैरिटी एस्टैब्लिश कब हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950। इट वाज ईयर इन द 1950 में एस्टैब्लिश हो सॉरी। और 2015 में अभी तक इसमें 5200 प्लस मेंबर्स इसमें काम करते हैं। और इसका मेन मोटो क्या है? मोटो सब अच्छे से लिख लेना, होल हार्टेड पूरे दिल से, होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट, होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो इसी मोटो के साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो चैरिटी मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, ये जो संस्था बनी थी 1950 में, ये इस मोटो पे लेके सारा काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो हम लोग को ये तो पढ़ना पड़ेगा। सो द यूएसए हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या ये ट्रू है? इंडिया हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या ये ट्रू है? फ्रांस हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या ये ट्रू है? द पाकिस्तान ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय इट्स पीपल, तो क्या ये ट्रू है? आप सब गेस करो और मुझे बताओ। तो इसका रियल आंसर हमारा है द यूएसए हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो यूएसए उसके पास एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल का मतलब जिसको नहीं पता, फेडरलिज्म मतलब कि एक ऑर्डर में रहता, मतलब कि इधर हेड रहेगा, फिर उसके नीचे रहेगा, फिर उसके अंडर, मतलब ये एक लाइन है ना, मान लो एक लाइन चल रहा है इधर से, तो इधर मैं डिपार्टमेंट, ये एक इधर से चला तो ये हेड है, फिर ये इससे जूनियर होगा, फिर ये इससे जूनियर होगा, फिर ये इससे ऐसे करते ये जैसे नीचे से हम लोग जाएंगे तो ये इसका जूनियर, और इसके ऊपर जाएंगे तो ये उसका सीनियर होता जाएगा। तो फेडरलिज्म मतलब पावर को हम लोगों ने एक वर्टिकल लाइन में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जो हमारा यूएस है उसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। और जहाँ तक इंडिया का जहाँ तक बात हमारे इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया में बात है वहाँ पर क्वासी फेडरल चलता है, QUASI क्वासी फेडरल, मतलब कि पूर्ण रूप से हम लोग उसको अपने अंडर में नहीं लिए हैं। ठीक है, इंडिया में जो बोला ना बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, वहाँ पर क्वासी फेडरल चलता है। और जहाँ तक फ्रांस की बात है ना, तो फ्रांस में फेडरल फॉर्म नहीं, वहाँ पर चलता है यूनिटरी फॉर्म, वहाँ पर चलता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जहाँ के पाकिस्तान की बात है, जहाँ लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल, तो वो गलत है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय नॉट द पीपल, फ्रॉम इट्स प्रेसिडेंट, वो उसके प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। आई होप आप सारे नोट्स को अपने कॉपी में लिख रहे होंगे। आप ये मैं बता दे तो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचशील? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचशील? तो पंचशील का जो सिग्निफिकेंस वो आता हमारा फ्रेंडशिप, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग द कंट्रीज। तो जो पंचशील है एज अ फ्रेमवर्क, वो किस लिए है? फ्रेमवर्क है फॉर द फ्रेंडशिप एंड द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग द कंट्रीज, जो कि लॉन्च हुआ था इन एज एन एग्रीमेंट किसको द्वारा? बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में ये निकला था, इंडिया एंड चाइना के बीच में निकला था इन द ईयर 1954। इन द ईयर 1954 में पंचशील निकला था कि इंडिया और चाइना दोस्ती कर रहे थे, तो उन्होंने नाम बना दिया पंचशील। ठीक है, पंच हमारा हिंदू शास्त्र में आता है, और जो शील है, ठीक है, वो जो शील आता है वो हमारा चाइनीज वाले शास्त्र में आता है। तो इन दोनों को जोड़ के जब पंचशील बनता है ना, तब हम लोग इन दोनों को जुड़ा रहे, हम फ्रेंडशिप करें। वो भी कब हुआ था? ये 1954 में हुआ था। और ये जो इसमें कुछ पंचशील में मतलब नाम ही से समझ में 5 कुछ गुण है, 5 गुणवंता है, तो मैं उसको बोलता हूँ। पहला है हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर होना चाहिए, दोनों का टेरिटरी, दोनों का अपना कल्चर को लेके। साथ ही साथ कोई भी दुश्मनी नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल, अगर अंदर से जलन भाव नहीं होना चाहिए। थर्ड बोला था कोई भी कंट्री एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। फोर्थ बोला गया था इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स दिया जाएगा। फोर्थ बोला था इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट दिएगा, हम लोग उन लोगों को मौका देंगे, वो लोग हमारे लोगों को मौका देगा। और फिफ्थ एंड फाइनली लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा शांति, जो कि हमारा है पीसफुलनेस बना रहे। जो कि क्या आपको लगता है, क्या ये जो बना 1954 में बना, क्या आपको लगा ये अब चल रहा है इतना? हम लोग चाइना या फिर बोल सकते हैं इंडिया में नहीं, अभी के हिसाब से हम लोग नहीं बोल सकते, पर जब 1954 की बात है तो ये सब डील एग्रीमेंट्स हुआ था।
10th है हमारा, फेमस फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत राय हैज रिसेंटली रिसीव्ड दिस अवार्ड। तो यहाँ पर रिसेंटली का मतलब ये हमारा 2020 मत समझना है। यहाँ पर रिसेंटली का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ 1992 का बात कर रहा हूँ कि हम लोग कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 1992 का। तो जो फेमस फिल्म जो हमारा ऑस्कर मिला, उन्हें कौन सा ऑस्कर मिला, तो ही वाज ऑनर्ड बाय द ऑनरी ऑस्कर फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट, बाय द ऑनर ऑस्कर फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट। सो हमारे जो सत्यजीत राय, उनके बारे में थोड़ा जानते हो। जो सत्यजीत राय हमारे इंडियन फिल्म मेकर है, जो फिल्म बनाते हैं, उनको ये अवार्ड मिला एट द 64th एकेडमी अवार्ड्स, एट द 64th, ये उस समय का कौन सा अवार्ड फंक्शन चल रहा था, एट द 64th अवार्ड फंक्शन इन द ईयर 1992। और साथ ही साथ सत्यजीत राय को सिर्फ ऑनरी ऑस्कर फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं मिला, ही इज ऑल्सो रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड ऑल्सो। भारत रत्न का मतलब क्या होता है, भारत रत्न उसे दिया जाता है ना जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मैं कैसे उसमें रिस्पेक्टफुल में देखा जाता है, उन्हें इज्जत दिया जाता है, ये सबसे इज्जतदार आदमी है, तो उन्हें हम भारत रत्न अवार्ड देते हैं। तो वो 1992 में सत्यजीत राय को भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। साथ ही साथ ही वॉज द सेकेंड इंडियन पोस्ट भानु आथिया टू बी अवार्डेड ऑस्कर। वही साथ ही साथ जो सेकेंड पर्सन है पूरे इंडिया में, ठीक है, सेकेंड पर्सन इंडियन जो इनको मिला भानु आथिया का अवार्ड, BHANUATHIY, भानु आथिया टू बी अवार्डेड द ऑस्कर्स। तो टोटली उसमें जो भानु आथिया का अवार्ड है, टोटली 4 लोग को ये अवार्ड मिलता है हर साल। टोटल 4 इंडियंस को मिला था ये अवार्ड। टोटल मैं क्या बोल 4 इंडियंस को अवार्ड मिला, जिसमें कि ये तो हमारे पहले सत्यजीत राय थे, साथ ही साथ जो अदर थे वो थे हमारे इंडिया से, वो थे हमारे AR रहमान, और वो थे हमारे दूसरे रेस्यूअल पोर्टकोटी, RESUL रेस्यूअल पोर्टकोटी, POOKUTTY पोर्टकोटी। नेक्स्ट है हमारा 11th, इन द बिगिनिंग ऑफ 1992 JKLF वॉज इन द न्यूज फॉर। तो JKLF का पहले हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। JKLF का फुल फॉर्म हमारा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो 1992 के टाइम पे न्यूज में था। क्यों? फॉर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू क्रॉस द LOC एंड एंटर द POK। तो LOC एंड POK, LOC को क्रॉस करके वो पाकिस्तान में एंटर किया था, इसलिए हम लोग ने इस दिन ये जो JKLF है वो न्यूज़ में था। सो क्या हुआ, JKLF जो है, मैं कहानी से आपको समझाता हूँ क्या हुआ था। जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है ना, वो क्या हुआ, वो अटेम्प्ट किया कि LOC को क्रॉस करेगा और पाकिस्तान में एंटर करेगा, उसने कर दिया था। और जो है JKLF ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था, एक्टिव था। वो भी कहाँ से, मतलब दोनों तरफ से इसको हैंडल किया था, पाकिस्तान तरफ से भी किया था, साथ ही साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के भी दौर किया गया था। और इसके फाउंडर कौन है? ये जो हमारे JKLF है, इसके फाउंडर कौन है? वो हमारे मकबूल MAQ मकबूल भट्ट एंड अमानुल्लाह खान, ये जो दो है वो इसके फाउंडर है, जो कि जीते मेजॉरिटी एफिलिएटेड मिलिट्री। बहुत लोग मरे भी थे, लेकिन लीडिंग यही लोग थे जो जेकर ट्रांजेक्शन था टू फॉर द पीसफुल नेगोशिएशन। लोग शांति से मतलब था, पर शांति नहीं हुआ, बहुत अटैक्स हुआ, वॉर्स हुआ, वही सब हिस्ट्री की बात है। मेन हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है, नाम याद रखना आपको, मकबूल भट्ट एंड अमानुल्लाह खान। 12th क्वेश्चन है हमारा, where did the recent massacre in the Bihar in which about 40 people were killed take place? जैसे कि मैंने आपको बोला, जब भी आप रिसेंट देखना समझ जाना, वो 1992 का मैं बात कर रहा हूँ। कौन सा जगह था जहाँ पर ये हुआ था रिसेंटली? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था नियर गया में हुआ था। रिसेंट मैसेकर जो था नियर गया में, जहाँ पर 40 लोग मरे, वो भी किसके द्वारा था? नक्सलाइट्स, ठीक है, नक्सलवादी लोग। उसको हम लोग स्पेलिंग मैं आपको लिखता हूँ, NAXALITES, नक्सलाइट्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेओइस्ट, MAOIST, मेओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। ये जो लोग थे, ये लोग ने 40 लोगों को मारा। और 40 लोगों भी किसको मारा? वो भी मारे इन लोगों ने। 40 लोग जिन्होंने इन लोगों को मारा होगा वो थे हमारे भूमियार ब्राह्मण। और ये जो लड़ाई हुआ था, मेन लड़ाई हुआ था, कारण था इसका कास्टिज्म की वजह से, कास्ट के क्लैशेस की वजह से। आपको पता है
हमारा हिस्ट्री जो है कास्ट उस्ट को लेकर हमेशा ज़्यादातर क्लैश करता है, जिसको इस जो कास्ट का जो क्लैश हुआ ना, इस चीज़ का भी नाम हम लोग इसको कहते हैं हम लोग। एक मिनट में अपने पेन को थोड़ा मोटा करो, मुझे शायद शायद हमें दिख नहीं रहा है। तो हाँ, ये जो कास्ट और क्लैश हुआ इसको हम लोग कहते हैं नोटेरियस फॉर बीइंग हॉस्टाइल। ठीक है, तो कास्ट को लेके ये एन है। ओके, तो कास्ट को लेके हमारा हमेशा से यहाँ पर बगझक हमारे इंडिया में होते ही आया है, और 1992 का आप एग्ज़ाम देख रहे हो तो आप समझ रहे हो कि यस, हिस्ट्री जो बोलती है वो सच है, कास्टिज्म से हमेशा हमारा लड़ाई होते आया है। 13 इन द रिसेंट, अब देखो अब ब्रैकेट में दे दिया, इन द रिसेंट 1992 पंजाब असेंबली इलेक्शंस हाउ मेनी सीट्स डिड द बीजेपी विन। तो 1992 में हम लोग ये जानना है कि बीजेपी जो है वो कितने सीट्स जीती थी, 10 जीती थी, 8 जीती थी, 6 जीती थी कि 3 जीती थी। तो उस समय देखो, उस समय हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का राज ज़्यादा चलता था। बीजेपी उस समय एक छोटे बच्चे के समान थी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, क्योंकि अभी के टाइम पे जैसा नहीं है कि एकदम तुरंत। तो उस समय बीजेपी बस कितना था, 6 सीट्स मिला, तो उसमें बीजेपी जो है 6 सीट्स वॉन किया था। तो 1992 में पंजाब असेंबली इलेक्शन का टाइम पे जो हमारा बीजेपी है वो 6 सीट्स जीता। हालांकि जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 87 सीट्स जीता, ऑल ओवर 117 सीट्स में 87 सीट्स जीता हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। टोटल कितना था, 117, वो भी यहाँ पर इन द असेंबली में सीट्स जीता हमारा कांग्रेस ने 87 और बीजेपी हमारा जीता 6। तो आप समझ सकते हैं तो उस समय जो कांग्रेस का जो राज था कि वो कितना बड़ा है, मतलब कि उस समय कांग्रेस को लोग कितना जानते थे, पूछते थे, ठीक है, उस एफएस को मानते थे। नेक्स्ट हमारा 14th बचेंद्री पाल इज अ फेमस नेम फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो कौन है हमारा बचेंद्री पाल, जो कि फेमस किस लिए जाना चाहता है, सो ही इज फेमस फॉर इट्स माउंटेनियरिंग। फेमस थी तो शी इज फेमस फॉर इट्स माउंटेनियरिंग। ये सब सही बोल रहे हो, ये जो बचेंद्र पाल है वो एक लड़की का नाम है। नाम सुनने से नहीं लगता है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है, पर नहीं, आप कंफ्यूज मत होना। बचेंद्र पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि रीच की थी सबमिट द माउंट एवरेस्ट इन द 1984, इन द ईयर 1984 में शी हैज अचीव्ड माउंट एवरेस्ट इन ईयर 1984। तो ये शी हैज मेड आवर इंडिया प्राउड, सो थैंक यू बचेंद्र पाल जी। 15th at present in which state is काला आजार डिजीज स्प्रेड। तो काला आजार डिजीज स्प्रेड जो 1992 के समय में बहुत ही भयंकर चल रहा था माहौल, जैसे कि अभी हमारा कोरोना वायरस का ये सब चल रहा है, तो उसी टाइम पे हमारा एक काला आजार भी आया था। तो काला आजार को हम लोग एक ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। काला आजार मेनली कहाँ पर होता है, ये तो कोई भी बंदा बता सकता है। काला आजार हुआ था मेनली बिहार में, काला आजार हुआ था मेनली बिहार में। इसका ऑप्शन बी हमारा, इसका आंसर है बी, बिहार में। बी स्टैंड्स फॉर बिहार, काला आजार बिहार, काला आजार बिहार। तो आखिर में इसका रिलेशन समझा के काला आजार को ब्लैक फीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज है इस कॉज्ड बाय लेशमेनिया, इट इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया, पैरासाइटिक डिजीज है, एक पैरासाइटिक डिजीज है, और ये ज़्यादातर पुअर जगह में होता था, जहाँ के जगह का कंडीशन ठीक नहीं था। पहले के ज़माने में जो बिहार था, अभी के ज़माने में जो बिहार है, बहुत आसमान सा इनका अंतर है। पहले बिहार बहुत अंडर डेवलप्ड था, अभी बहुत लोगों को लगता है कि बिहार डेवलप नहीं, लेकिन नहीं, अब गलत है। आप बिहार जाकर देखो, बिहार कितना शान और शौकत वाला हो गया। अब आजकल बिहार आजकल बिहार और मुंबई का आजकल बिहार के सामने मुंबई भी कुछ नहीं रहा है। धीरे धीरे बिहार अब अंदर में धीरे डेवलप करते जा रहा है। बात है हम लोग बिहार वाले में कल्चर अभी भी है, हम लोग कल्चर को लेकर चलते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उस समय इंपॉर्टेंट नाम याद रख लो, बिहार उस टाइम में, झारखंड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, ये जो मेरी 4 जगह थे, बिहार, झारखंड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, तो मैंने ये जो 4 जगह थे जहाँ पर काला आजार बहुत ही ज़्यादा अच्छे भयंकर तरह से फैल चुका था। और जो बिहार था, बिहार ने उस टाइम में इंडिया, हमारा जो इंडिया था, इंडिया हैज मिस्ड इस टारगेट, इंडिया ने टारगेट बनाया था उस समय के 2017 में हम लोग ये काला आजार को 2017 में हम लोग इस काला आजार को पूरे जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, पर ये नहीं हो पाए। वी मिस द टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग द काला आजार इन 2017, और हम लोग कंप्लीट इसको इरेडिकेशन पूरी तरह से हम लोग इसको ख़त्म अभी भी नहीं कर पाए हैं। ओके, कभी मतलब पूरी तरह से इसको ख़त्म नहीं कर पाए हैं।
Sixth, physical deficit for the 1992 and 1993 is about। तो 1992 एंड 1993 में हमारा फिजिकल डिफिसिट जो था वो था हमारा 5000 करोड़, वो था हमारा 5000 करोड़। तो जिसका मतलब कि हमारा जो जीडीपी था उस समय 8 से लेकर 9% ऑफ आवर जीडीपी था। अब अगर फिजिकल डिफिसिट होता क्या है, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट होता है तो फिजिकल डिफिसिट कुछ नहीं है, इट इज द वो है ना, इट रिप्रेजेंट्स बोरोविंग, इट इज द रिप्रेजेंट्स बोरोविंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो भारत सरकार है वो कितना बोरो, कितना उधारी लिया है। और 2019 में हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 2019 और 2020 को एस्टिमेटेड किया है, ठीक है, अभी निकला नहीं है, वो एस्टिमेटेड जो किया गया है वो है 3.3%, और एक है 4.6%। तो अगर आपको कभी इन दोनों में से आंसर मिले, ठीक है, 3.3% एक 4.6% है, अगर आपको कभी ऑप्शंस मिले आंसर्स में तो आप हमेशा 3.3% को ही देना। लेकिन अगर आप थ्योरी में कुछ बता रहे, मेंस एग्जाम्स में बता रहे तो आप मेरे ख्याल से 4.6% ही देना। अगर आपको ठीक है दोनों ही सही है, मैंने दोनों को देखा, मैंने गूगल में चेक किया, दोनों ही सही आ रहा है, एक तरफ ये है एक तरफ वो, दोनों तरफ से सब सही है, ठीक है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। 17, उस्ताद जरुद्दीन दागर वाज रिसेंटली इन द न्यूज फॉर, ओके, रिसेंटली पूछा तो आप समझ जाओ 1992 बोल रहा है। सो उस्ताद जरुद्दीन दागर, तो देखो उस्ताद बोला, ठीक है, नाम ही से बोल रहा है उस्ताद, तो उस समय उस्ताद कौन रहते थे, जो संगीत उंगीत में सबसे ज्यादा फेमस रहते थे। सो विनिंग संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, उसके वजह से हमारे उस्ताद जरुद्दीन दागर जी न्यूज में थे। तो उन्हें कौन सा अवार्ड मिला, उन्हें अवार्ड मिला SNAA, जिसको मैं शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म में बोलते हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। और साथ ही साथ ये जो अवार्ड है ना, ये जो अवार्ड मिला SNAA वाज अवार्डेड बाय द संगीत नाटक अकेडमी इन द इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। कहाँ से द्वारा मिला, थ्रू द इन्हें मिला इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। और साथ ही साथ उस्ताद जरुद्दीन दागर जो है ना वाज अ ट्रेंड ध्रुपद वोकलिस्ट, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी आ सकता है। वो हमारे ट्रेंड ध्रुपद वोकलिस्ट भी थे, जो अच्छा सुर साल तार मिलाते थे, अच्छा से गाते थे। थक गए हो क्या, चलो चलो थको मत, अभी बहुत क्वेश्चंस करना है, मैं हम लोग पूरा 100 क्वेश्चंस करके रहना है। So 18th 1991 has been declared as, तो in 1991 जो था हमारा as a declared as क्या, किस चीज को लेकर हम 1991 को डिक्लेयर किया था, एज द टूर ऑफ इंडिया ईयर, ऑफ द टूर ऑफ इंडिया ईयर। तो 1991 का मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताऊँ तो उस समय हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकला था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में 3 चीज निकला, LPG, L stands for liberalization, L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization। तो हम लोग L और P का बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे इधर ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि अब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके अपना सामान उमान बेच सकते हैं, और वो ऊपर से बाहर की भी कंट्री आके हमारे देश में सामान उमान बेच सकती है। और सब सामान बेचने के लिए हम लोग कुछ भी एम्प्लॉयमेंट बेसिस में भी जा सकते हैं, वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट बेसिस में इधर आ सकती है, तो इतना सारा चीज़ हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो इंडिया है ना, इसे डिक्लेयर्ड एज अ टूर ऑफ इंडिया ईयर। और साथ ही साथ इट वाज द, उस समय क्या होता ना, अभी ग्लोबलाइजेशन तो हो गया, ग्लोबलाइजेशन आप समझ गए, नहीं ग्लोबलाइजेशन होने से और भी तो कहीं के क्षेत्र पे हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन के होने वजह से इट वाज साउथ अफ्रीका टूर टू इंडिया। तो साउथ अफ्रीका वाले लोग जो थे वो इंडिया में आए थे, क्यों आए थे, फॉर द क्रिकेट सीरीज, फॉर द क्रिकेट सीरीज। तो देखो जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं आता तब तक ऐसा कुछ होता नहीं, तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हमारा साउथ अफ्रीका जो है इंडिया में टूर करने आया था फॉर द क्रिकेट सीरीज, इसलिए हम लोग कहलाते हैं एज द, वो इस साल कहलाता है द टूर ऑफ इंडिया ईयर। और साथ ही साथ टूर इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट था क्योंकि साउथ अफ्रीका जो था पहली बार हैज कम फॉर द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज, जो कि सस्पेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इन 1970 तक वो बीच में सस्पेंड हो रहा था, 1970 से वो सस्पेंड हो रहा था। ड्यू टू किस वजह से हो रहा था, ड्यू टू द एपेटाइड
अगर आपको पूछेगा कि मतलब कि पहले से क्यों नहीं है, तो आप लोग को रीज़न जानना चाहिए। ड्यू टू एपिथाइट पॉलिसी, जो कि 1970 के बाद से हमारा जो साउथ अफ्रीका इंडिया में नहीं आया, और लेकिन 1991 में ये सब होने के बाद आखिर में साउथ अफ्रीका आया, जो फर्स्ट हमारा क्रिकेट सीरीज हुआ साउथ अफ्रीका टू द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, who was given the Bharat Ratna Award in the awards declared on the Republic Day in the year 1992। तो भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया था इन द ईयर 1992? तो आप थोड़ा ऑप्शन देखो, ओनली JRD टाटा, ओनली राजीव गांधी, ओनली सुभाष चंद्र बोस एंड JRD टाटा एंड सुभाष चंद्र बोस। तो गेस करो, देखो ऑप्शन समझो। देखो सुभाष चंद्र बोस जी उस समय हमारे प्रेजेंस में, हमारे बीच में नहीं थे, ठीक है, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी हमारे नहीं थे, तो C एंड D जो है वो तुरंत कट जाता है। अब बचा हमारा ओनली राजीव गांधी एंड आवर ओनली JRD, तो राजीव गांधी भी उस समय हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा था ओनली JRD टाटा हैज गॉट द भारत रत्न अवार्ड। ओके, JRD टाटा को हमारा भारत रत्न अवार्ड मिलता है इन ईयर 1992। और साथ ही साथ ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड जो है सुभाष चंद्र जी को भी दिया गया था, ये बात समझो, ये अवार्ड जो है सुभाष चंद्र जी को भी दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस को भी दिया गया था, बट उस समय ये कंट्रोवर्सी था, जैसे मैंने कहा ना, उस समय कंट्रोवर्सी था कि सुभाष चंद्र बोस जी अलाइव है या फिर उनका डेथ हो गया है। इसलिए ये जो उन्हें भारत रत्न अवार्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उसे विड्रॉ कर लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे विड्रॉ कर लिया था। 20, हु इज द चेयरमैन ऑफ UGC? तो UGC का फुल फॉर्म पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। तो UGC का फुल फॉर्म होता है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हमारे चेयर कौन है 1992 में? तो वो है हमारे प्रोफेसर, कौन है हमारे, वो हमारे कौन है बताओ तो? प्रोफेसर यशपाल है क्या, प्रोफेसर राजनाथिक कोठारे, या फिर प्रोफेसर KN शर्मा, या फिर कोई नहीं है? तो उस समय प्रोफेसर यशपाल नहीं है, वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा नन ऑफ देम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर वगैरह नन ऑफ देम, तो उसका रियल जो आंसर वो है हमारा प्रोफेसर G राम रेड्डी। तो हमारा प्रोफेसर G राम रेड्डी जो है वो चेयरमैन रहते हैं UGC के फ्रॉम द ईयर 1991 से लेकर 1995 तक लेकर। तो आखिर UGC है क्या? तो UGC जो है ना, इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि आप इसको हम लोग अंडर ग्रेजुएशन इसलिए हम लोग कहते हैं ना, अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको अंडर ग्रेजुएशन करना होगा ये उसके लिए भी एलिजिबल रहता है। एंश्योरिंग द कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन एंड द मेंटेनेंस फॉर द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10+2 में पढ़ रहे हैं, उनका अच्छे से उनको सही पढ़ाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब देखा जाता है। और अभी के हमारे UGC के कौन है हमारे चेयरमैन? अभी के 2019 में हमारे UGC के चेयरमैन है वो हमारे DP सिंह, वो हमारा DP सिंह। Which of the following statement about the India's vice president is incorrect? तो for being eligible the candidate's age must be at least 35। तो ये तो एलिजिबल है, ये तो सही बोल रहा है। अगर आपको एलिजिबल कैंडिडेट बनना है प्रेसिडेंट के लिए, तो आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको 35 ईयर्स होना चाहिए ही चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसमें मजाक है कि तो सच बात है। S राधाकृष्ण वाज द इंडियाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शंस में ही एक हमें क्वेश्चन मिल गया। अगर आपसे कभी पूछता है कि इंडिया का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो आपका आंसर होगा S राधाकृष्ण। तो C जो है हमारा है, तो वो निकला हमें चोर में हमारा मिल गया। ये जो हमारा बीच का आंसर को हमें गड़बड़ कर रहा है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में हमारा नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इंडिया में इट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द पार्लियामेंट। जो बोथ द पार्लियामेंट है ना, हमारा कौन कौन हमारा पार्लियामेंट है, हमारा लोकसभा एंड द राज्यसभा, ये दोनों मिल के हमारे प्रेसिडेंट को इंडिया में चुनते हैं। ये दोनों जो है हमारे इंडिया में मिलके प्रेसिडेंट को हमारा चुनते हैं। साथ ही साथ एक और अपॉइंटमेंट है जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, ही कैन रिजाइन। वाइस प्रेसिडेंट को अपना जगह से छुट्टी लेना, अपना नहीं काम करना है उसको, ही कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग। वो अपना बता सकता है कि मैं रिजाइन ले रहा हूँ अपने पोजीशन से, किसको बता के? थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वाइस प्रेसिडेंट को अपना जगह से हटना है तो उसको प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि मुझे अपना जगह पे नहीं रहना है। और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नहीं, वो होता है बाय द राज्यसभा एंड लोकसभा के गठबंधन से, उन लोग के मिलन के बातचीत से।
इफ अ मनी बिल इज पास्ड, इफ एक मनी बिल जो है इज पास्ड एट द लोक बाय द लोकसभा, एट हाउ मोस्ट लॉन्ग कैन राज्यसभा कैन कीप द बिल पेंडिंग। अगर एक बिल पास होता है बाय द लोकसभा तो आखिर राज्यसभा उसको बिल को कब तक टांग के रोक सकता है? तो इसका आंसर है हमारा 14 डेज। इसका है हमारा 14 डेज। आखिर 14, तो राज्यसभा जो है हैज नो वोटिंग पावर इन द केस ऑफ मनी बिल। अगर मनी बिल पास हो रहा है तो राज्यसभा तो पहले बात उसे रोकने का उसको राइट ही नहीं बनता। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो, हिज नो राइट टू स्टॉप द बिल। और साथ ही साथ जो हमारा जो राज्यसभा है ना, इस हैज टू पास द बिल मैक्सिममली 14 दिन के अंदर में उसको पास कर देना चाहिए। अगर वो 14 दिन में पास नहीं किया, अगर वो 14 दिन में पास नहीं किया, जो माना जाएगा इट इज डीम्ड टू बी पास। डीम्ड मतलब मान लिया गया है कि वो पास कर दिया गया है। एंड द बिल थ्रू कुड बी डिस्कस्ड, 7 सजेशंस रिकॉर्डेड बट नो सजेशन कैन बी इम्पोज्ड। अब देखो जो राज्यसभा उसमें सजेशंस दे सकता है, ठीक है, उसमें सजेशन दे सकता है चेंज करने के लिए, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है कि वो सजेशंस को लेगा कि नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The bill for the amendment of Indian Constitution can be introduced in only in Lok Sabha, only in Rajya Sabha, either Lok Sabha और राज्य सभा और सुप्रीम कोर्ट। एक बिल है, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव करना, उसमें कुछ छेड़ बदल करना, उसमें कुछ गलतियां हो गई थी जो हमें लगा कि वक्त के साथ हमें समझ में कि नहीं इसमें ये सब चीज़ बदलना चाहिए, तो हम लोग बदलते हैं। तो आखिर द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से होता है? तो इट इज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और आइदर द राज्यसभा। तो बिल जो है द बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस, अगर कहीं भी उसको बिल में फेरबदल करना तो लोकसभा में बदल सकता है और राज्यसभा में भी बदल सकता है। और साथ ही साथ जो हमारा जो बिल है अमेंड कैसे होता है? अमेंड जो होता है अमेंडमेंट ऑफ बिल, अमेंडमेंट ऑफ बिल आता है हमारा आर्टिकल 368 के अंदर में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब हम लोग बिल को कोई भी पार्लियामेंट ऑफ हाउस में ले जाके, जब आर्टिकल 368 में ये लिखा है कि हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं हमारा बिल को इन द आइदर कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो कि हमारा राज्यसभा और लोकसभा। बट ये याद रखना, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो बिल है वो मस्ट बी पास इंडिविजुअली फ्रॉम बोथ द हाउसेस। कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए दोनों जॉइंट सिटिंग किए हो इन द केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ बिल। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट इधर बन जाता है। 24th हमारा, which of the following high court has jurisdiction over more than one state or the union territory? तो वो हमारा इलाहाबाद है, दिल्ली है, गुवाहाटी है या फिर हमारा महाराष्ट्र है। तो गुवाहाटी is the high court. Guwahati has the following: the high court has jurisdiction over more than one state or the union territory. तो गुवाहाटी, जो गुवाहाटी कहाँ पर हमारा है वो है हमारा असम तरफ, वो है हमारा असम तरफ। हैज द हाईएस्ट जुरिडिक्शन, मोर देन एक स्टेट से ज़्यादा या फिर एक यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा। तो कहाँ कहाँ पर है ये हम लोग मैं आपको बताता हूँ। वो हमारा असम में, नागालैंड में, मिजोरम में एंड अरुणाचल प्रदेश में। असम में, नागालैंड में, मिजोरम में एंड अरुणाचल प्रदेश में। पहले ये मणिपुर के साथ भी होता था। मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। पहले ये जो है ये मणिपुर में भी इसका यूनियन टेरिटरी में ये इसका जुरिडिक्शन आता था, पर अब नहीं है। अब हमारा है सिर्फ असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। और जो मणिपुर में है, मणिपुर में कब से नहीं है? ये मणिपुर में सिंस 2013 से नहीं है, क्योंकि तब जो हमारा मणिपुर है उसका अपना एक सेपरेट हाई कोर्ट बन चुका था। मणिपुर का सेपरेट अपना हाई कोर्ट कब बना? 2013 में बना। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि मणिपुर में जो है उसका सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट था वो या फिर हाई कोर्ट था वो कब बना? तो आप लोगों को डेट याद होना, वो है डेट 2013, वो है डेट 2013। So the possible dispute related to the presidential election is handed over to। जब भी हम लोग कुछ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद में, जब इलेक्शंस के बाद में डिस्प्यूट्स होने लगते हैं तो किसके अंडर में हैंडल किया जाता है? सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान में लिखा है, जब भी ऐसा डिस्प्यूट हो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हो, जो प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद में होता है, तो उसका सारा फैसला लेता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो उसका फैसला लेता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरी और पार्लियामेंट में जाके देने से कोई फायदा नहीं है, वो लोग अपना ही राय मानेंगे, इसलिए सारे चर्चाएं जो भी होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दे दिया जाता है। और जितना भी ऑल डाउट्स रिलेटिंग टू
इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सब बातें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। ये डायलॉग तो बहुत लोग बोलते हैं बेबी, जय जवान जय किसान। अभी जैसे फार्म बिल आया है, फार्म बिल 2020 जो निकला, उसके बाद तो ये डायलॉग पूरे चर्चे में चल गया है, जय जवान जय किसान। हर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह आपको, या यूट्यूब में तो भर के आपको हर जगह ये स्लोगन मिलेगा। पर मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये स्लोगन जो था किसने दिया? हु गेव दिस ब्यूटीफुल स्लोगन जय जवान जय किसान? तो ये ब्यूटीफुल स्लोगन हमें दिया गया है किसको द्वारा? हमें दिया बाय द अवर लाल बहादुर शास्त्री। बाय द लाल बहादुर शास्त्री हमें ब्यूटीफुल स्लोगन हमें मिला है। और ये हमारे जानने के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो लाल बहादुर शास्त्री है इज द आवर इंडिया सेकेंड, ही इज आवर इंडिया सेकेंड प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ये स्लोगन दिया जय जवान जय किसान। अब आखिर उनका कारण क्या था? अगर तो जय जवान किसान हम लोग बोलते तो है जय जवान जय किसान, पर इसका मेन मोटो क्या है? अगर जो बोलते हैं वो उस टाइम पे इसका मेन मोटो क्या था? द मेन मोटो वाज टू बूस्ट, पावर देना मोरल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। जो हमारे जवान लोग हैं उस टाइम पे क्या होता है, जवान लोगों को कोई वैल्यू तो था पर उस समय जवान लोग के इतना अच्छा नहीं था, तो उसको उस लोग का मोरल बूस्ट करने के लिए, लोग अंदर से खून खौलाने के लिए, हाँ वो लोग सारे आतंकवादियों सबको मार सके, तो जय जवान का नारा लगाया गया। और जो फार्मर्स जो ठंडे पानी में भी काम करते हैं, खाना लोगों को अन्न पहुंचाते हैं, भली फूड की कमी, वो हमें खाने की कभी कमी नहीं होने देते हैं, तो इन सब के द्वारा उस समय जो वॉर चल रहा था ना, उस समय जब हमारा लाल बहादुर शास्त्री थे, कब वॉर चल रहा था? इन ईयर 1965। ये मेन स्लोगन 1965 के समय में आया है। तो इन ईयर 1965 जो वॉर चल रहा था हमारा इंडिया और पाकिस्तान की तरफ में, तो जवान लोग जो लड़ रहे थे और किसान जो लोग अपना पूरा मेहनत से किसानी करके ये हमेशा गारंटी ध्यान रख रहे थे कि जो फूड है, जो खाना है, जवान लोग को सही टाइम पे मिले। क्या हो? जवान लोग को सही टाइम पे मिले, उन्हें खाने की कोई मुश्किल ना हो लड़ाई के दौरान। तो इसी समय पे नारा निकला जय जवान जय किसान। दोनों को कोऑर्डिनेशन था, जवान लोग लड़ रहे हैं किसान को बचाने के लिए, और वही किसान लोग खाना उपजा के पहुंचा रहे हैं, बना के जवान लोग को दे रहे हैं ताकि वो हमारे देश को सुरक्षित कर सके। तो मतलब दोनों का महत्व बताया गया इस एक स्लोगन में, जय जवान जय किसान। थैंक्स टू लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने इतना अच्छा हमें स्लोगन दिया, जो कि आज हर भारतवासी से यूज कर दे, भारतवासी छोड़ो हर लोग इससे धीरे धीरे यूज अपना रहे हैं। 27th, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स टू द प्रेसिडेंट। तो हमारा जो संविधान है वो प्रेसिडेंट को एक राइट नहीं दिया है, और वो हमें इसमें से निकालना है। सो टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, तो ये राइट हमारा इंडियन संविधान ने दे चुका है। टू बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ये भी उन्हें मौका मिला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये लोग अच्छे से समझ गए हैं। जब हमारा देश इस कोरोना वायरस के आपातकालीन में था या अभी भी है, तो सबको पता है कि प्रेसिडेंट ही थे जिन्होंने हमारे स्टेट ऑफ इमरजेंसी में घोषणा किया था। तो ये कौन सा ऐसा चीज है जो हमारे प्रेसिडेंट को राइट नहीं है? सो प्रेसिडेंट जो है कैन नॉट अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। तो प्रेसिडेंट जो है वो कैन नॉट अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। तो ये जो ऑप्शन है, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर हु पोस्ट इलेक्शन कोड भी कॉल्ड द पार्टी, जो पार्टी जीतेगा उसके हिसाब से हम लोग चीफ मिनिस्टर उन लोगों को चुनता है। अगर कोई पे मेजोरिटी में नहीं जीता तो सीधा डिस्क्रिप्शन होगा, कॉल पार्टी होगा और बस चुना जाएगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया भाई। पहली बार हमारा जब संविधान बन गया था ना, उसके बाद उसका फर्स्ट अमेंडमेंट, मतलब हम लोग जा रहे थे पहली बार हमारे संविधान में कुछ हेर फेर करने, कुछ बदलाव करने जा रहे थे। तो कौन सा साल था? 1950, 1951, 1955 एंड 1958। तो ये आपको बता देता हूँ, संविधान बनने के जस्ट 1 से 2 साल के अंदर में ही उसका संविधान बदलना, हम लोगों ने संविधान में कुछ हेर फेर कर दिया था। वो था ईयर हमारा 1951 में। सो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था 1951 में हुआ। और जो अमेंडमेंट हुआ था वो किसको, मैं वो बता दूं किसको लिखा हुआ था। मेन अमेंडमेंट हुआ था हमारे जमींदारी
एबॉलिशन लॉस को लेके हुआ था। जमींदारी एबॉलिशन, जो हमारा शोषण करते थे लोगों का जमींदार लोग ना, उसको लेके, उस लॉ को लेके कुछ बदलाव किया गया था। वो भी शेड्यूल 9 में, वो भी शेड्यूल 9 उसमें था, जो इंसर्ट किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बता रहा था कि जो एक्ट करेगा एज अ शील्ड, जो नहीं होता हमारा कैप्टन अमेरिका वाला, जो कैप्टन अमेरिका जो जानते होंगे, एक ये हमारा हॉलीवुड हीरो कैप्टन अमेरिका जो शील्ड रहता है, उसे शील्ड की तरह काम करता था अगेंस्ट द जुडिशियल इम्प्यूनिटी, जो जुडिशियल में जो हेरफेर गलती हो रही है उसे सुधारने में, उसे बचाने के लिए। सिक्किम वॉज मेड अ स्टेट ऑफ इंडिया। यस, सिक्किम पहले हमारा स्टेट ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया में नहीं था, पर वो फुल फ्लेज कब बना, तो सिक्किम हैज बिकम द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डिंग टू 35th अमेंडमेंट, अकॉर्डिंग टू 35th अमेंडमेंट। तो सिक्किम जो था 35th अमेंडमेंट हुआ था, वो भी कब हुआ था, इन द ईयर 1975, इन द ईयर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है सिक्किम जो है स्टेट ऑफ इंडिया कौन से ईयर में बना, तो वो हो सकता है 1975 में, या फिर अगर अमेंडमेंट का बात करें तो अकॉर्डिंग टू 35th अमेंडमेंट। आर्टिकल भी बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 एंड 81, जो कि बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज अवर राज्यसभा, और इसी के साथ हमारा जो सिक्किम है वो हमारे देश का बन गया था 22nd इंडियन यूनियन, जो कि इसी के साथ हमारा सिक्किम क्या बन गया, हमारा 22nd इंडियन यूनियन बन गया था। What is the sanction strength of judges in the Supreme Court? What is the sanction strength of the Supreme Court judges के बारे में, जजेस का हमारा कितना sanction strength है, तो sanction strength in the year 1992 is 24, in the year 24। तो sanction का मतलब मैं बताता हूँ तो क्या है कि एक जज अपने टाइम में एक बार में कितना लॉस को, कितना केस को, ठीक है, ये सबसे प्रॉपर रहेगा, कितना केस को वो एक बार में हैंडल करता है। तो एक जज जो है ना उस टाइम पे 24 केस एक बार में देखता था। पर जैसे जैसे हमारा जो बैकलॉग लगने लगा केसेस का, आप देखते हो ना, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, जो हमारा मस्त एकदम डायलॉग मार गया था हमारे सनी देओल भाई ने, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उसी की वजह से बहुत सारे केसेस जो है बैकलॉग लग चुके हैं। तो उन सब के कारण की वजह से 2019 में अब ये बढ़ा दिया गया इंडिया में 34, एक और कितना हो गया, अब ये हो गया 34, इंक्लूडिंग द, साथ ही साथ इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया भी। Who was the chairman of the committee that recommended the पंचायती राज in India? तो कौन थे वो महापुरुष जो पंचायती राज को इंडिया में लाए थे, जिसकी वजह से आज हर गांव हर क्षेत्र में हमें पंचायतें दिखती हैं। तो वो थे हमारे बलवंत राय मेहता। नाम ही में बलवंत जी, नाम ही में बल है, बलवंत राय मेहता का, ये नाम ही से समझ में आ जाएगा कि कितना देसी आदमी थे बलवंत। ये इन्होंने पंचायती राज को लाया, जिसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PRI, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पंचायती राज को। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि फॉर्म हुआ था इन ईयर 1959। आई होप आप सभी अपना नोट्स कर रहे हो। देखो नोट्स अच्छे से लिखना, जैसे जैसे हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो स्पीड लगता है तो आप उसको स्लो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नोट्स को पूरा प्रॉपर वे में बनाओ। टाइम लगेगा, पर बता सकता हूँ ये जो आप मेहनत कर रहे हो उन्हें बर्बाद नहीं जाने वाला है, ठीक है। सो हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सबसेट हुआ था वो हुआ था ईयर 1959 में। और जो कमिटी था कंस्टिट्यूटेड, आगे कमेटी बैठे का कारण क्या था, फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए और नेशनल एक्सटेंशन के लिए, साथ ही साथ ताकि जो किसान भाई लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब हमारा बात आता है 32 क्वेश्चन में हमारा, What is the important features of the पंचायती राज सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। आखिर पंचायती राज तो बिठा दिया हमारे बलवंत राय मेहता जी ने, पर आखिर इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इससे हमारे देश को, गवर्नमेंट को फायदा क्या हो रहा है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ना, क्या है आंसर हम लोग समझते हैं। देयर इज अ 3 टायर सिस्टम। यस, पंचायती राज सिस्टम में 3 टायर सिस्टम था। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द विलेजेस, ये भी है। देखो अब देखो जो पॉइंट्स हैं ये तीनों एक क्वेश्चन एक आंसर खुद में है कि आपसे पूछेगा क्या पंचायती राज प्रोवाइड सोशल, क्या प्रोवाइड करता, तो आप बता सकते हो सोशल, सामाजिक और अर्थव्यवस्था से हमें फायदा पहुंचाता था गाँव देहात लोगों को। सम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और आर द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद। हाँ, साथ ही साथ जो हर गांव में हर एक जिला परिषद होता था, जिसको जो जिला परिषद पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट का एक मेंबर रहता था, जो कि अपना गांव के प्रॉब्लम्स को वहाँ पर जाके बताएगा। तो इसका मतलब कि तीनों ही इसका आंसर, मतलब ऑल ऑफ द अबव। और साथ ही साथ जो पंचायती राज जो है ना, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बना गया था, वो भी एट द लोकल
लेवल, लोकल लेवल का भी बात होता है, क्योंकि लोकल वाले लोगों को लोकल वाले लोग अच्छे से जानेंगे, इसलिए वहाँ पर एक जिला परिषद बैठाया गया था। और साथ ही साथ एज पर, ये जो हम लोग 3 टायर वाला बात कर रहे हैं ना, 3 टायर वाला, तो एज पर अमेंडमेंट 72th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इन ईयर 1992, जो PRI हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसके पास कम से कम एटलीस्ट 3 टायर्स होना चाहिए। मतलब कि 3 टायर्स मतलब क्या, मतलब कि एक स्टेट 1 लेस देन 2 मिलियंस। और 3 टायर्स उसमें कौन कौन है, तो 3 टायर्स आर, उसमें है ग्राम पंचायत, वो भी कौन से लेवल पे, एट विलेज लेवल पे, पहला। दूसरा है हमारा, ठीक है मैं फिर से बोलता हूँ, शायद मैंने ज़्यादा स्पीड बोल दिया। पहला हमारा उस 3 टाइम में है, पहला है हमारा ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, सेकेंड है हमारा विलेज समिति एट ब्लॉक लेवल, एंड थर्ड है हमारा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये 3 हमारे हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, जो ग्राम पंचायत वो हमारा विलेज लेवल पे हो गया, और हमारा विलेज समिति हो गया, गांव समिति हो गया एट ब्लॉक लेवल, हर जगह आप देखोगे ब्लॉक है, और थर्ड हमारा हो गया जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यही 3 टायर था जिसमें मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारा चलता था। Who was the famous Indian is known as the गुरुदेव। तो कौन थे वो हमारे फेमस इंडियन आदमी जो कि जिसे लोग गुरुदेव के नाम से बोलते थे? तो क्या वो हमारा लाला लाजपत राय है? नहीं। क्या वो हमारे BR अम्बेडकर? नहीं। वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। वो है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर को लोग गुरु के नाम से याद करते थे, जानते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो अभी भी है, जो स्टिल इज द वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एकेडमिशियन थिंकर, उनका सोच को लेकर बहुत लोग सोचते थे, उनका वो फिलोसोफर थे बहुत बड़े, और उनको गुरुदेव इसलिए कहा जाता था, ही वाज कॉल्ड द गुरुदेव बाय स्टूडेंट्स एंड ही यूज्ड नॉट टू ओनली टीच देम, क्योंकि वो सिर्फ उन्हें पढ़ाते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इन्हें पढ़ाते नहीं थे उसे, वो साथ ही साथ उन्हें पेड़ के अंदर साधना करना, शांति निकेतन, ठीक है, आप ये अलग समझ लेते हो। जो उन्हें गुरुदेव कहता था, जो उन लोग के बच्चे लोग कहते थे, ही उन लोगों को सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो एक पेड़ पे, जिस पेड़ का नाम था, जिस पेड़ था वो जिस जगह में था, उसको हम जगह का नाम है शांति निकेतन, वो जगह का नाम है शांति निकेतन, जो कि एस्टैब्लिश्ड था बाय द एस्टैब्लिश्ड बट ऑल्सो मेनी एस्टैब्लिश्ड अदर इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे कि हमारा उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश भी किया, जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ था। हमारे लिए मेन है वो एक पेड़ की तरफ, एक पेड़ में बैठते थे जो कि शांति निकेतन में था, और उनका एक यूनिवर्सिटी उन्होंने ढेर सारा बनाया, जिसमें से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ उन्हें हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर। सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर बहुत ही अच्छे थे। वो ईयर 1913 में उन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला था। इन द ईयर 1913 में उन्हें ये प्राइज़ मिला था। चलो जल्दी से ऊपर जाते हैं हम लोग। Whom did the महात्मा गांधी consider as his political mentor और गुरुजी? तो ये तो बहुत ही अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया कि हमारे महात्मा गांधी, जिसको हम महान आत्मा के नाम से जानते हैं, गांधी जी को, आखिर वो अपने को, वो किसको अपना गुरुदेव मानते थे? तो महात्मा गांधी के गुरुदेव जी हैं गोपाल कृष्ण गोखले। वो है हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। तो महात्मा गांधी आखिर उनको अपना ये गुरुदेव क्यों मानते थे, मेंटर क्यों मानते थे? उसका कारण था कि उनका और उनका सोच, महात्मा गांधी को उनका सोच बहुत ही अच्छा लगा था। वो महात्मा गांधी को सिर्फ स्ट्रगल, महात्मा गांधी जो गोखले जी है ना, उन्होंने महात्मा गांधी को इंडिया जाने के लिए बोला गया था। जब महात्मा जी साउथ अफ्रीका में थे, जब महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे ना, तो वो इंडिया के स्ट्रगल्स के बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ाई कर रहे थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो वो पढ़ के समझ के इंडिया में डायरेक्ट आके ना, डायरेक्ट उस अपने मदर लैंड के, अपने भारत माता के लिए कुछ करना चाहता था महात्मा गांधी, ठीक है। पर हमारे गोखले जी ने उन्हें बोला कि तुम पढ़ के, यहाँ से देख के कुछ नहीं होगा, तुम इंडिया जाओ, यू गो टू इंडिया, वहाँ के लोगों के रूरल एरियाज में जाओ, उसे अच्छे से और तुम्हें समझने में हेल्प होगी। तब जब तक तुम उस चीज़ को फील नहीं करोगे ना, तब तक तुम उस जगह के बारे में जानोगे कैसे, उसे लोगों की मदद कैसे करोगे। वही होता है, एक इंसान, अगर इसको और थोड़ा सा अच्छे समझो, एक इंसान
अमीर अपने आप को मानता है, ठीक है, अमीर वो नहीं है लेकिन वो कुछ नहीं, आलसी है, सोया हुआ है दिन भर, बस काम धाम कुछ नहीं है, लेकिन उसको क्योंकि वो उसने अभी वो राज गद्दी जो आलिशान जो है जिसका पहले मेहनत करो राज गद्दी जो है वो तो उसने देखा नहीं, कभी उसने फील नहीं किया। जिस दिन वो अमीर जगह चल जाएगा उसे अपने अंदर में शर्म आने लगी, भाई मेरी जो ज़िंदगी वो कितनी बेकार है, ये जो इंसान है वो कितना आलिशान है, तो वो इंसान उठेगा और मेहनत करेगा। तो इसी में हमारे गोपाल चंद्र जी हमारे जो है इधर के हमारे जो महात्मा गांधी जी के जो टीचर हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि तुम यहाँ से पढ़ के तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जाके उसे महसूस करना होगा, महसूस करोगे तब तुम हमारे इस देश के लिए कुछ कर पाओगे अच्छे से। तब वो महात्मा जी ने गए और इसी सब कारण से महात्मा जी उन्हें हमारे महात्मा गांधी जी उन्हें अपना गुरुदेव अपना शिक्षक मांगते हैं। 35th क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन फर्स्ट केम टू इंडिया इन, तो साइमन कमीशन हमारा भारत देश में कब आया था? सो साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन ईयर 1928, इन ईयर 1928, दैट इज ऑप्शन बी। तो जो साइमन कमीशन ने बैठने का कारण क्या था? तो साइमन कमीशन जो था सेटअप हुआ था एक स्टडी के लिए, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान को बदलने के लिए, संविधान को चेक करने के लिए। ऐसा माना जा रहा था उसमें, वो लोग बोलते थे कि हमारा जो भारत है वो संविधान बनाने के केपेबल में नहीं है, हम लोग इसे केपेबल में नहीं, हम लोग सेल्फ रूल अपने से इसका बना नहीं सकते हैं। तो इसी को लेके हम लोगों ने अपोजिशन किया था, ठीक है, साथ ही साथ बहुत अपोजिशन हुआ क्योंकि उसमें व्हाइट मेंबर्स को लेके, व्हाइट मेंबर्स मतलब कि ब्रिटिश मेंबर्स ही से उसमें थे उस साइमन कमीशन में, ना एक भारतवासी उसमें नहीं था। तो ऐसा माना जा रहा था कि जो साइमन कमीशन हमारा संविधान बना रहा है उसमें हमारा भारत का तो उसमें कोई आदमी ही नहीं है, तो वो संविधान बना रहा है जो इस भारत देश में रहेगा ही नहीं, जो इस भारत देश के बारे में जानता नहीं है। तो इन सब को लेके ये साइमन कमीशन वाला जो आ रहा था जिसको भगाया गया, उसमें हम लोगों ने नारा लगा, नेशन वाइड एक नारा लग रहा था कि साइमन गो बैक, कि साइमन गो बैक। और उसी दौरान हमारा लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था, जो कि मर्डर हो गया था उनका बाय द पुलिस अरिस्टोक्रेट्स, जो कि पुलिस अरिस्टोक्रेट्स थे, उन्होंने लाला लाजपत राय जी को मार दिया था। तो 1928 के समय में ही लाला लाजपत राय जी का भी डेथ हो चुका था। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर did the Indian National Congress, that is INC, Indian National Congress, pass the complete independence resolution? So 1929 के समय, in the year 1929, हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट फ्रीडम का नारा दे दिया था, वो भी लाहौर सेशन में। और अर्लियर जो था वो डिमांड हो रहा था कि डोमिनेशन स्टेट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बट इसके वजह से ज़्यादा डिमांड नहीं हुआ, ज़्यादा लोग नहीं आज़ाद हो पाए, ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, इसलिए उसी समय हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस बता दिया। हाँ, किसको बॉयकॉट करके? बॉयकॉट करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्ड होने वाला था यूनाइटेड किंगडम में, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के दौरान के बाद ही ये सब चीज ये सब कांड हुआ था। द ईयर 1919 सॉरी, मैं भी देखा भी था, ईयर 1919 इन द इंडियन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू, तो हमारा जो 1999 का इंडियन हिस्ट्री है वो किस चीज़ को रिलेटेड में है? तो वो हमारा जलियांवाला बाग मैसकर को लेकर रिलेटेड है। जलियांवाला बाग के बारे में बताऊं तो ये सबसे हमारा माना जाता है दिस इज द ब्लैकेस्ट चैप्टर्स ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, सबसे दुर्घटना भरे, इसमें बहुत ही लोगों के जान गए थे। था इसमें हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, 13 अप्रैल के समय में एक गैदरिंग हो रहा था, लोग इकट्ठा हुआ था एक जगह में बातचीत को लेके अगेंस्ट, लीडर्स को लेके अगेंस्ट में, ठीक है, जिसमें कि हमारा एक ब्रूचुअली लोग मर गए थे थ्रू द ऑर्डर ऑफ रीजनल डायर, उसका नाम है, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था उनका नाम है REGINALDDYER। तो इसने क्या हुआ ना, इसको ऑर्डर मिला था कि जहाँ पर ये लोगों को भीड़ में देखेगा वहाँ पर शूट कर देता, क्योंकि नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहता था कि कोई लोग आए बैठे, मतलब कमेटी बैठाए एक टाइप का, पर क्या हुआ उसमें त्यौहार भी था और कुछ लोग ये कमेटी भी बैठाए हुए थे, तो इसकी वजह से उसको लगा कि हमारे अपोजिशन में हो रहा है, तो इसने जलियांवाला बाग मैसकर के अंदर में ही गोलियां चलवा दी जिंदे, बहुत लोगों का मौत हुआ।
इवन एक दुर्घटना बात होती है, इसी के अंदर एक कुआं था, वहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर जाओ तो उसका एंट्री एक ही है, ठीक है, यहाँ पर एंट्रेंस है, यहाँ पर पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर है, इसके बीच में यहाँ एक कुआं था, तो कई लोग उसमें बचने के लिए उसमें कूद गए थे, और जब कूदे तो उसको एक के ऊपर एक कूद के वो सब अंदर से दबके भी मौत हो चुकी थी। तो आप इमेजिन कर सकते थे कि ये कितना दर्दनाक रहा था, ठीक है। और जो डायर है, ये हमारे जो डायर जी है, हमारे जो रीजनल डायर, इनका मौत कब हुआ था? इनका मौत हुआ था ईयर 1940 में, वो भी उधम सिंह के द्वारा, UDHAM, उधम सिंह के द्वारा। 38, द राइटर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, तो हमारा जो वंदे मातरम सॉन्ग है हमारा, वो लिखा गया है बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी, बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये पॉपुलरली कब हुआ था? इन द ईयर 1970s में, 1970 में लिखा था उन्होंने। और इट गेट पॉपुलराइज्ड बाय द एक नेम से, ठीक है, एक नेम था हमारा आनंद मस्त। और पहली बार ये वंदे मातरम पहली बार द फर्स्ट संग वाज बाय द रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस वंदे मातरम को सबसे पहली बार गाया। वो भी कब गाया था? इन द ईयर 1896, इन द ईयर 1896। 39th, who led the movement for the separate state of Pakistan? So who led the movement of the separate state of Pakistan? किसके वजह से हमारा जो पाकिस्तान है हमारे भारत से, किन के वजह से भारत से हमारा ये पाकिस्तान अलग हुआ था? तो उसका मेन कारण है वो है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हीं ने प्रोपगेट किया था, या फिर कहूँ तो मैं एक नोटिस दिया था कि 2 नेशन थ्योरी का, 2 नेशन थ्योरी का, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा था कि ये चाहते थे कि पाकिस्तान हो उसका अपना अलग हो, हिंदुस्तान अपना अलग हो, क्योंकि उन्होंने इनका माइंडसेट अपना अलग था। ये हिंदू मुस्लिम अलग मानते थे कि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में मुसलमान का रहना नहीं हो सकता है। वो चाहते हैं कि उसे मुसलमान ही रूल कर रहे, मुसलमान का अपना लीग रहे, इसलिए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का आवेदन दिया था, जो कि बहुत लोग नहीं चाहते थे। पर ये डिमांड इतना फर्स्ट वॉइस रेज जो हुआ था इन ईयर 1940 में हुआ था, वो भी कहाँ पर हुआ था? लाहौर सेशन में, वो भी थोड़ा मुस्लिम लीग। तो इतना जो ये सब हुआ, तो ये सब होने की वजह से आज आप देखिए ना, आज हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों अलग है। 40th क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन द ईयर फाउंडेड इन 1885। वैसे देखने से तो लगता है बहुत पुराना है, लेकिन 1885 ठीक ही ठाक है, हाल ही में है, इतना भी पुराना मैं इसे नहीं कह सकता हूँ। हाँ, ये है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये सेटअप हुआ था, अभी लिख लेना, ये सेटअप हुआ था फॉर द सेफ्टी के लिए, सेफ्टी वेल्व ऑफ इंडियन के लिए, इंडियन लोगों को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलाने के लिए, ये पार्टी बैठा था। तो स्टार्टिंग इसका मेन यही सब मोटिव था। और प्रायर जब हमारा ये INC बना था ना, तो उस समय बहुत सारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन एग्जिस्ट करता था, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एग्जिस्ट करता था, बल्कि सिर्फ हमारा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय पार्टी में नहीं था, बहुत सारा था। एग्जाम्पल में ले लो, इंडियन एसोसिएशन हो गया, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी हो गया, बट ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसने जो दुनिया में छाप बनाया वैसा किसी ने नहीं बनाया था। और साथ ही साथ हमारा जो इसी में एक है हमारे, जिनको हम लोग कहते हैं, नाम है उनका द वोमेस्टिक चुंदर बैनर्जी एंड जिन्होंने चेयर किया था, क्या किया था? फर्स्ट मीटिंग। साथ ही साथ जो हमारा AO हुमी है, जिनका फुल नाम है हम लोग का अलन ऑक्टेवियन, पहली बार फॉर्म किए थे इंस्ट्रूमेंटल फॉर्मिंग द INC। तो हमारे जो वोमेस्टिक चुंद्रैन बैनर्जी, इन्होंने फर्स्ट मीटिंग हेल्ड किया था किसका? हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। विच ऑफ द फेमस इंडियन लीडर इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? तो यहाँ पर बापूजी का हमारा बात नहीं हो रहा है, पर बापूजी की राह पे चलने वाला का बात हो रहा है। जब फ्रंटियर गांधी का बात हो रहा है, मतलब कि जो कौन थे ऐसे लीडर जो बापूजी की राह में चले थे?
सो वो थे हमारे खान अब्दुल गफर खान। तो खान अब्दुल गफर खान थे जिनको सब लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से कहा जाता था। ये देखो ये भी एक पॉलिटिकल लीडर थे, वो भी कहाँ के, वेस्ट तरफ से, वेस्ट साइड इंडिया के। और ये वर्क करते थे। अब गांधी जी कहते ऑफ कोर्स ये गांधी फिलोसफी पे ही काम करते थे। ये क्या करते थे, गांधी फिलोसफी काम करते थे, तो प्रैक्टिस करते थे नॉन वायलेंस वाला अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्परर, और इसलिए इन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी कहते थे। और इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर, ही वॉज ऑल्सो पॉपुलर फॉर फाउंडिंग, ठीक है, एक मूवमेंट इन्होंने किया था जिसकी वजह से ये बहुत ही पॉपुलर हुए थे एक ईयर 1929 में। आप सब लिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, उम्मीद है कि आप सब नोट डाउन कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ। देखो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि आप सब भी उठो मेहनत करो, ठीक है। इस बार हमें एग्जाम्स को अपना क्लियर करना है और गवर्नमेंट जॉब पा के रहना है। सो 1929 में इन्होंने एक मूवमेंट किया था जिनका नाम है खुदाई खिदमत कर। ओके, सो ये मूवमेंट इन्होंने चला था। तो गांधी जी के राह पे इन्होंने चला था, और मेरे ख्याल से गांधी जी के राह पे चलना इतना इजी नहीं है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रगल वाला लाइफ है वो। Who was the prime minister of the UK at the time of the सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो हमारा यूके के हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो वो थे हमारे विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल थे जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? ईयर, इट वाज हेल्ड इन ईयर 1940 से लेके 1945। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से ईयर डेट में हुआ, तो आपको याद रखना चाहिए 1940 से लेकर 1945 तक। और साथ ही साथ हमारे जो विंस्टन चर्चिल है, इज द फर्स्ट मैन टू रेज वॉइस अगेंस्ट द यूरोपियन अपीसमेंट फॉर द जर्मनी। मतलब हिटलर लोग जो बदमाशी कर रहा था ना, एडोल्फ हिटलर, तो उसके लिए इन्होंने आवाज उठाया था। ही वाज द फर्स्ट मैन टू रेज वॉइस अगेंस्ट द यूरोपियन, ये भी आपसे पूछ सकता है, यूरोपियन अपीसमेंट वो भी किसके द्वारा हो रहा था? वो हो रहा था हिटलर के द्वारा। तो हिटलर को इन्होंने सीधा समझे, तो हिटलर को इन्होंने सीधा वॉइस उठाया था, हिटलर के खिलाफ उठाया था। और साथ ही साथ ये जो आदमी हमारे, ही इज कंसिडर्ड एज द मैन हु लेड ब्रिटिश ड्यूरिंग द डार्केस्ट आवर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यही वो इंसान है जिन्होंने ब्रिटिश के छक्के छुड़ा दिए थे उन लोगों को। ब्रिटिश को एक घंटा इतना दर्दनाक इन्होंने मौत उन्हें दिखाई कि वो लोग सोच में पड़ गए। बट हमारा जो भारत देश है, बट इन इंडिया इज स्टिल नॉट फॉन्डली रिकॉल्ड फॉर इस रिप्रेसिव पॉलिसीज। इंडिया में इनके पॉलिसीज को इतना मान अधिकार नहीं मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच सिटी डज रिवर सेन पासेस अवे? सो कौन से सिटी में हमारा रिवर सेन पासेस अवे होता है? तो देखो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। छोटा सा ट्रिक आपको अगर देखना तो नाम से समझने में है, तो ठीक है। विच सिटी डज द रिवर सीन पासेस अवे? तो सीन क्या है, ठीक है। सीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लंदन में होता है, रोम में होता है, पेरिस में होता है कि फ्रैंकफर्ट में होता है? तो सबसे ज्यादा अच्छा सीन कहाँ है हमारा? पेरिस में है। तो सीधा जब भी आपको देखिए विच सिटी डज द रिवर सीन पास अवे, रिवर सीन और सिटी का बात करें, ठीक है। तो सीन कहाँ है? तो सीन क्या है? सीन हमारा कहाँ है? सीन हमारा है पेरिस में। सीन कहाँ है हमारा? पेरिस में है। ओके, तो इसी से आपको ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन है हमारा बी, सीन कहाँ है हमारा? सीन है हमारा पेरिस में। तो इसी को और हम लोग थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। तो जो रिवर सीन है हमारा ना, पास करता है थ्रू पेरिस, और ये 777 किलोमीटर, देखो ये नाम है, सीन कहाँ है? पेरिस में है। S स्टैंड्स फॉर 7 एंड 7। तो 777 किलोमीटर का ये लॉन्ग रिवर है और कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसे कंसिडर किया जाता है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल वाटरवे के लिए, ठीक है। कमर्शियल वाटरवे के लिए, वो भी कहाँ पर? इन द नॉर्थ फ्रांस। इन द नॉर्थ फ्रांस में से कंसिडर किया जाता है कमर्शियल मेन के लिए। 44th, गोबी डेजर्ट इज इन, ठीक है। अब मैं गोबी डेजर्ट बोल रहा हूं तो अब आप लोग के दिमाग में गोबी उबी में आप लोग मत बना लेना, ठीक है। गोभी से मैं गोबी डेजर्ट का बात कर रहा हूँ, ओके। ये नहीं कि आप लोग दिमाग में गोभी ऐसा बना लोगे और बोलोगे चलो भैया तो गोभी खाया जाए। तो गोबी डेजर्ट इज कंसिडर्ड एज इन चाइना। तो गोबी डेजर्ट हमारा कहाँ है? चाइना में है। और साथ ही साथ एक और जगह में है, चाइना एंड साउथ मंगोलिया। साउथ
मंगोलिया। तो ऑप्शन में यहाँ पर सिर्फ चाइना दिया है, लेकिन हम लोग को जान लेना चाहिए गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना एंड साउथ मंगोलिया तरफ में रहता है। और ये जो है इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेजर्ट, इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द एशिया, ठीक है। एंड साथ ही साथ इट इज कंसिडर्ड एज 5th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड में इसे 5th नंबर पे मांगा जाता है, और एशिया में इसे प्रथम नंबर पे माना जाता है। एशिया में इसे पहला नंबर दिया गया है। 45th, Suez Canal connects Mediterranean Sea with Red Sea, Mediterranean Sea with Caspian Sea, Red Sea with Ocean Sea and none of the above। तो Suez Canal जो है वो हमारा मेडिटेरियन सी विद द रेड सी मिलता है, मेडिटेरियन सी विद द रेड सी मिलाता है। सो हमारा जो सूज कैनल है वो कितना लॉन्ग है मैं बता देता हूँ आपको। इसलिए 72 किलोमीटर लॉन्ग, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा सूज कैनल। मालूम है क्यों? बिकॉज इट इज़ द क्विकेस्ट शिपिंग रूट, ये क्विकेस्ट है यहाँ पर बहुत 15 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ 15 मिनट नहीं 15 दिन। इट सेव्स 15 डेज टाइम, जो कि जर्नी होता है कार्गो से एक जगह से दूसरे जगह लाने में, ये 15 दिन का समय बचाता है। वे कहाँ से? एशिया से लेके यूरोप तक का। ये सूज कैनल के वजह से हम लोग का 15 दिन बचाता है कार्गो से। कार्गो मतलब समझते हो तो नाव से, जहाज से जो जाता है। और जो कैनल है ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो कैनल इज मैनेज बाय द सूज कैनल अथॉरिटी विच इज फुल्ली ओन्ड, जो किसके द्वारा ओन किया है? बाय द इजिप्शियन गवर्नमेंट। इजिप्शियन गवर्नमेंट इसे पूरा इसका शासन चलाती है, और सूज कैनल अथॉरिटी है जो इसका देखभाल रखती है, इसे मेंटेनेंस करने में अच्छे से रखती है। 46, बिहार इज सिचुएटेड बिटवीन वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स। तो वो हमारा कौन सा है? तो बिहार जो है हमारा 84 ईस्ट टू द 88th, नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, तो इसका आंसर हमारा नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा लॉन्गिट्यूड बिहार का है वो है हमारा 83 डिग्री ईस्ट एंड 83 डिग्री ईस्ट, 83 डिग्री ईस्ट टू द 88 डिग्री ईस्ट। तो यही हमारा बिहार का है। और साथ ही साथ बिहार जो है हमारा, बिहार इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट। बिहार जो है हमारा इंपॉर्टेंट स्टेट वो भी कहाँ पर? गैंगेटिक में, गैंगेटिक प्लेन्स इन इंडिया। बिहार जो है हमारे इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट फॉर द सॉरी फॉर द गैंगेटिक प्लेन्स इन द इंडिया। द रेट ऑफ लिटरेसी इन द बिहार इज अबाउट। तो हमारा जो बिहार का लिटरेसी रेट है इज अबाउट, उस समय 1992 के समय का बात है, तो उस समय बिहार का लिटरेसी रेट था 38%। पर अब एज पर SECC 2011 हमारा बिहार का लिटरेसी रेट जो है वो हो गया हमारा 63.82%। तो आपको अभी के टाइम के लिए ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। वो हमारा हो गया अभी 63.82%, जिसमें कि 73.39 है वो मेल्स के लिए है, एंड 53.33% इज फॉर फीमेल्स। तो हमारा बिहार भी ग्रोथ में लगा हुआ है। द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इन द इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। क्यों? पहला नंबर पर हमारा आता है यूपी, पहला नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश जिसका पॉपुलेशन है 119, सेकेंड नंबर पर आता है हमारा महाराष्ट्र जिसका पॉपुलेशन है 112 मिलियन, एंड थर्ड नंबर पर हमारा आता है अपना बिहार जिसका पॉपुलेशन है टोटल 104 मिलियन। तो जिन लोगों को लगा कि बिहार फर्स्ट नंबर पे होगा तो भाई ये गलत है। बिहार हमारा थर्ड नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र एंड फर्स्ट नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश। 49th है The Munda tribe is mostly inhabited in, so the Munda tribe है वो mostly inhabited is in our Bihar only. Is it in Bihar only? Is in the Bihar only. और साथ ही साथ the ethnic group of the Bihar is mostly found in the, कहाँ फाउंड होता है? in the northern areas of the East India। और उन लोग का जो लैंग्वेज है, जो मुंडा को लैंग्वेज होता है वो है हमारा ऑस्ट्रोएस्टेटिक। ये आपका स्पेलिंग आप लोगों को सीखना जरूरी है। और साथ ही साथ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द मुंडा
ट्राइब्स आर फाउंड इन द बांग्लादेश। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा है कि ज्यादातर मुंडा जी लोग कहाँ से फाउंड होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ होता है, बांग्लादेश में। साथ ही साथ उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि बांग्लादेश में किन कास्ट का ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आपको बोलना होगा आंसर में मुंडास का। 50 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आयरन ओर इज नॉट फाउंड, तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब में आयरन ओर नहीं फाउंड होता है। आयरन ओर इज मेनली फाउंड इन द उड़ीसा, आयरन ओर इज मेनली फाउंड इन उड़ीसा, अपना झारखंड, वो भी कहाँ पर, बिहार तरफ में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में एंड गोवा में। और ये मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, ये 1992 का टाइम है, 1992 के टाइम में पंजाब जो है उस समय था। पर अब हमारा जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बन जाता है हमारा 2019 का सेंसस पे लेके, एज पर 2019 गोवा जो है इज बिकम द हाईएस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट, जिसके बाद पहले नंबर पर गोवा आता है, दूसरा नंबर पे हमारा कर्नाटक आता है एंड थर्ड नंबर पे हमारा उड़ीसा आता है। तो आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि मैं आपको बोला, वो है हमारा गोवा इज नाउ द नंबर फर्स्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर। दोस्तों अभी आपने हमारा बिहार पुलिस सर्विस कमीशन का पार्ट 1 का वीडियो देखा। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलता हूं कि आपने हमारा मेंबरशिप ज्वाइन किया और आप इस वीडियो का लाभ उठा सके। जिन्होंने नहीं उठाया आप उन्हें भी अब आपने देख चुका है, अब आप उन्हें बताइए कि हम आखिर उन्हें क्या दे रहे हैं, किस क्वालिटी का कंटेंट हम उन्हें दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो उन्हीं से कर सकते हैं जो मेंबरशिप का चैनल लिए हैं, मेंबरशिप ग्रुप हमारे लिए हैं। जो आपको लगता है कि ये उनके लिए यूजफुल है तो उन्हें भी बोलिए उन्हें लेने के लिए, क्योंकि ये पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, आपके एग्जाम्स को ये पूरा क्लियर कर सकता है। आप एग्जाम्स को क्लियर कर दोगे, अब तो आप समझ चुके हो। सो यू टेल योर फ्रेंड्स कि इसे ज्वाइन लो, क्योंकि यहाँ पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपका एक एक पैसा का क्वालिटी कंटेंट हमें मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों जय हिंद।